स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के न्यूक्लियर हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ये हम जानते हैं। लेकिन आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर हमारा ये एक कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स का आज ये पहला वीडियो है। इस पूरे कोर्स का पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। यदि आप इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, तो शुरू करते हैं। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, और आज़ाद होते ही इंडिया एक न्यूक्लियर एज में भी एंटर करता है। इस न्यूक्लियर एज की शुरुआत 1945 में हो चुकी थी अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने इस न्यूक्लियर एज की शुरुआत की 1945 में, जब उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। इंडिया को ये पता था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डुअल यूज़ है। एक यूज़ तो है डिस्ट्रक्टिव यूज़। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके एक कंट्री जो है अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, और जो न्यूक्लियर वेपन है वो अल्टीमेट वेपन है, अल्टीमेट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का अल्टीमेट वेपन है न्यूक्लियर वेपन। तो एक कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसके डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट कर सकता है। जो दूसरा यूज़ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, वो है डेवलपमेंट के स्फीयर में, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी के स्फीयर में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट भी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी का एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट भी है। न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके एक कंट्री अपने डेवलपमेंट के स्पीड को कई गुना तेजी से आगे बढ़ा सकता है। एक कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा। तो इंडिया के सामने भी ये दो ऑप्शन था, डिस्ट्रक्टिव फेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी का, और प्रोडक्टिव फेस। तो यहीं से एक न्यूक्लियर क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि इंडिया जो है वो किस साइड में है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी के किस एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करता है, एम्ब्रेस करता है। इसी न्यूक्लियर क्वेश्चन के साथ इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री की शुरुआत होती है। इंडिया के न्यूक्लियर हिस्ट्री को हम 3 फेजेस में समझेंगे। ये है पहला फेज, ओके, कोल्ड वॉर एरा। पहला फेज जो है इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री का, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, एक एक करके हम देखते हैं इन तीनों बातों को। सबसे पहला, इंडिया जो है सबसे पहले तो ये डिक्लेयर करता है, फेज 1 में सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने के जस्ट बाद इंडिया जो है ये डिक्लेयर करता है कि उसकी न्यूक्लियर पॉस्चर क्या है, वो न्यूक्लियर वेपन के बारे में क्या सोचता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो क्या सोचता है। एक पॉस्चर जो है इंडिया अपना क्लियर करता है दुनिया के सामने। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया जो है वो 2 डायमेंशनल अप्रोच अपनाता है। 2 डायमेंशनल अप्रोच। एक तरफ इंडिया ये कहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की पीसफुल नॉन मिलिट्री यूज़ होनी चाहिए। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल नॉन मिलिट्री यूज़ को एक्सेप्ट करता है। पीसफुल नॉन मिलिट्री यूज़ का मेन मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी का इकोनॉमिक स्फीयर में यूज़, अपने आप को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के स्फीयर में यूज़। ओके, और दूसरा एस्पेक्ट जो है इंडिया के इस 2 डायमेंशनल अप्रोच का, वो ये है कि एक तरफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल नॉन मिलिट्री यूज़ को एम्ब्रेस करता है, एक्सेप्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूक्लियर वेपन को ओपनली रिजेक्ट करता है और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की बात करना शुरू कर देता है। ओके, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की जब शुरुआत होती है तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी था, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं उस वक्त, जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, यूएसए एंड यूएसएसआर खासकर, वो अपने न्यूक्लियर वेपन को धीरे धीरे कम करके 0 लेवल तक ले आए। डिसआर्मामेंट, कंप्लीट एलिमिनेशन, न्यूक्लियर वेपन का कंप्लीट एलिमिनेशन। दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सिर्फ एक ही यूज़ होगी और वो है पीसफुल यूज़। ओके, तो एक तरफ इंडिया अपना ये पोस्चर क्लियर करता है कि हम न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट हैं। ओके, हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहते हैं, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहते हैं।
लेकिन हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी को अपने डेवलपमेंट के लिए अपने इकोनॉमिक स्फीयर में यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बातें इंडिया दुनिया के सामने क्लियर कर देता है, और जब जैसे ही इंडिया इन बातों को क्लियर करता है और इसी के साथ इंडिया की सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाती है। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इंडिया की सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो जाती है। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब यही है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज़। इकोनॉमिक स्फीयर में, एनर्जी के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज़। ओके, और क्योंकि इंडिया ने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए जैसे ही इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करती है और वेस्टर्न कंट्री से इंडिया हेल्प मांगती है ताकि इंडिया के साइंटिस्ट और इंडिया ये सीख सके कि किस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी खुलकर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को कोऑपरेट करते हैं। ओके, तो हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत 1948 में ही होती है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है और इस कमीशन के चेयर होते हैं सबसे पहले होमी जे भाभा। ओके, फिर 1954 में इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्रिएट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्ट पीएम नेहरू के अंतर्गत ये काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी सहयोग मिलते हैं। 1956 में इंडिया एशिया का सबसे पहला रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करता है। एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इंडिया में इस्टेब्लिश होता है, अप्सरा, 1956 में। इस रिसर्च रिएक्टर के इस्टेब्लिशमेंट में इंडिया को यूके, फ्रांस का सहयोग मिलता है। उसके बाद 1960 में इंडिया एक और रिसर्च रिएक्टर इस्टेब्लिश करता है, साइरस, और इस रिसर्च रिएक्टर के इस्टेब्लिशमेंट में इंडिया को सपोर्ट मिलता है यूएसए का और कनाडा का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया जैसे ही अपने पॉलिसी को अनाउंस करता है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल यूज़ में भरोसा करता है, ओके, इंडिया को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है वेस्टर्न कंट्री से। और इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद 1948 से ही शुरू हो जाती है। ओके, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक तरफ तो इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं करेगी, सिर्फ पीसफुल यूज़ करेगी। लेकिन इंडिया की जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगती है, ख़राब होने लगती है। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1962 में इंडो चाइना वॉर, बॉर्डर वॉर होता है, ठीक है। और 1962 में ही इस बॉर्डर वॉर के बाद इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ, वो सबसे पहले इंडिया में न्यूक्लियर वेपन का डिमांड करती है। वो कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। ये जनसंघ जो है ये आज के बीजेपी का एंसेस्टर है। ये जनसंघ ही बाद में जाके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो जाएगी। तो 1962 में आवाज़ उठना शुरू हो जाता है देश में कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए। ओके, जो सिक्योरिटी कंसर्न है धीरे धीरे खराब होने लगती है। 1964 में चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है लॉपनोर में। अभी तक 1964 से पहले तक इंडिया के बॉर्डर में कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं था, चाइना भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं। 1964 के पहले तक कोई डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट इंडिया के पास नहीं था, और शायद इसलिए इंडिया ने इस अप्रोच को अपनाया कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। कोई डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था। ओके, 1964 से पहले इंडिया के पास कोई डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, लेकिन 1964 में चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है और वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट, न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाता है। और यहीं से इंडिया की जो सोच है उसमें धीरे धीरे बदलाव होनी शुरू हो जाती है। ओके, इंडिया चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया जो है यूएसए के पास जाता है और यूएसएसआर के पास जाता है, उनसे न्यूक्लियर गारंटी की मांग करता है। न्यूक्लियर गारंटी का मतलब क्या है? इंडिया जो है वो यूएसए के पास जाता है, यूएसएसआर के पास जाता है। इंडिया यूएसए और यूएसएसआर से कहता है कि अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है, इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करता है मान लीजिए, तो यूएसए जो है वो इंडिया के बिहाफ पे चाइना पे न्यूक्लियर अटैक करेगा, क्योंकि इंडिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं।
यूएसए से इस न्यूक्लियर गारंटी की इंडिया मांग करता है, लेकिन यहाँ से भी इंडिया को निराशा मिलती है। यूएसए तैयार नहीं होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। यूएसएसआर से भी इंडिया इस न्यूक्लियर गारंटी की मांग करता है, लेकिन कि जब यदि चाइना इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो यूएसएसआर इंडिया के बिहाफ पे चाइना पे न्यूक्लियर अटैक करेगी, लेकिन यूएसए से भी न्यूक्लियर गारंटी इंडिया को नहीं मिलती है। ओके तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऑप्शन की तरफ फिर से सोचना शुरू करता है इसी फेज में। ओके सिक्योरिटी कंसर्न अराइज होने के कारण उसके बाद 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, एनपीटी। 1968 में एनपीटी आती है, और एनपीटी के आने के बाद ये बात तो तय हो जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, चाइना, वो ये चाहते हैं कि उनके अलावा दुनिया में और भी कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। ये बात तो क्लियर हो जाता है, इंडिया को ये समझ में आ जाता है। ओके क्योंकि एनपीटी के आने के बाद इंडिया को ये समझ में आ जाता है कि अगर एनपीटी पर इंडिया साइन करता है तो एक न्यूक्लियर वेपन बनने का या न्यूक्लियर वेपन बनाने का इंडिया का जो न्यूक्लियर ऑप्शन है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट इंडिया डेवलप करता है, ये परमानेंटली क्लोज हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इंडिया कहता है कि एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए क्योंकि एनपीटी में ये कहा जाता है कि 1 जनवरी 1967 से पहले, इस डेट से पहले 1 जनवरी 1967 से पहले, इस डेट से पहले जिस कंट्री ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है सिर्फ वही कंट्री जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहलाएगा। इस डेट के बाद यदि कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि एनपीटी चाइना को तो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, चाइना को तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने का जो दरवाजा है वो परमानेंटली बंद कर दे रहा है। उसके बाद एनपीटी जो है वो डिसआर्मामेंट की बात नहीं कर रहा, एनपीटी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी। याद रखिएगा एनपीटी एक डिसआर्मामेंट ट्रीटी नहीं थी, एनपीटी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी। एनपीटी का मकसद सिर्फ यही था कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोका जाए। तो इंडिया ने यह भी कहा कि एनपीटी जो है वो डिसआर्मामेंट की बात नहीं करता। अगर इंडिया एनपीटी पे साइन कर भी देता है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि दुनिया से न्यूक्लियर वेपन जो है वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इसलिए एनपीटी पर साइन करना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और 1968 में इंडिया एक मेजर डिसीजन लेती है, वो कहती है कि वो एनपीटी पर साइन नहीं करेगी। ओके और इस डिसीजन के साथ ही ये बात तो क्लियर हो जाता है, दुनिया के सामने भी ये बात क्लियर हो जाता है कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन को, अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऑप्शन को इंडिया ने ओपन रखा है। ओके भले ही इंडिया डिसआर्मामेंट की बात करता है, भले ही इंडिया ये कहता है कि दुनिया को एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाना है, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाना है, लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑप्शन है, अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने का अपना जो ऑप्शन है, इसे इंडिया ने ओपन रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में ये बात क्लियर हो जाती है। अब आता है दूसरा फेज में ये 4 इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा फेज, पहला पोखरान टेस्ट होता है और इसके बाद की जो इवेंट्स है वो होती है, ये 4 इंपॉर्टेंट बात है, एक एक करके देखते हैं। सेकंड फेज, इंडिया के न्यूक्लियर हिस्ट्री के सेकंड फेज। सबसे पहले हम समझेंगे कि 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों किया। क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है, सिक्योरिटी रीजन। 1970s के शुरुआत में इंडिया की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे बहुत अधिक डिटोरिएट हो रही थी, बहुत अधिक खराब होती जा रही थी। एक चीज़ तो ये हो गया था कि इंडिया साउथ एशिया में एक चाइना पाकिस्तान यूएसए अलायंस बन गया था। 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद चाइना और पाकिस्तान में काफ़ी नज़दीकियाँ आने लगी। ओके और पाकिस्तान और यूएसए तो पहले से ही नज़दीक था। ठीक है, अब यूएसए क्या था, वो पाकिस्तान का मदद से, यूएसए पाकिस्तान के हेल्प से चाइना के भी नज़दीक आ गया। ओके 1971 में
यूएसए के हेल्प से चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का सीट दे दिया गया, परमानेंट मेंबर का सीट दे दिया गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1970s में यूएसए, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक अलायंस बनता नजर आ रहा है। और ये जो अलायंस था ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए सही नहीं था, क्योंकि चाइना इंडिया का एक एनिमी था, पाकिस्तान एक एनिमी था, दोनों कंट्रीज के साथ हम वॉर कर चुके थे। अब यूएसए जो कि एक वन ऑफ द सुपर पावर है, वो भी अब साउथ एशिया में एंटर कर चुका है और इंडिया के अगेंस्ट एक अलायंस का हिस्सा बन चुका है। तो इंडिया ने अपने आप को कंप्लीटली साइड लाइन महसूस करना शुरू कर दिया साउथ एशियन रीजन में। ओके, तो इसके वजह से एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो गई। तो इंडिया एक मैसेज देना चाहता था, खासकर चाइना और पाकिस्तान को इंडिया एक मैसेज भेजना चाहता था कि इंडिया भी केपेबल है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। इसलिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में 1974-18 में को इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है और इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया जाता है। दुनिया को तो इंडिया ये कहता है कि ये जो एक्सप्लोजन है इंडिया का, ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये एक पीएनई है। अब आपको ये समझना होगा कि पीएनई क्या है। आपके मन में ये तो प्रश्न आएगा कि इंडिया ने जब अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में कर दिया तो उसी वक्त इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्यों नहीं बन गया? क्योंकि इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। और पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब भी यही है कि इस एक्सप्लोजन को हमने वेपन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है। ये जो एक्सप्लोजन है ये कभी वेपनाइज नहीं किया गया, ठीक है। इस एक्सप्लोजन को हमने वेपन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बस हमने अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए किया और इसका पर्पस बस एक ही था, पीसफुल दैट मीन्स कि इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करने का मतलब यही है कि हम इस न्यूक्लियर टेस्ट को वेपन के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं। और इसलिए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बावजूद भी इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित नहीं किया गया। लेकिन एक बात तो दुनिया के सामने क्लियर हो गई थी कि इंडिया में कैपेबिलिटी है, इंडिया चाहे तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता है। चाइना और पाकिस्तान के पास ये मैसेज चला गया था और इसलिए पहला जो पोखरान टेस्ट है, फर्स्ट पोखरान टेस्ट का इम्पैक्ट भी देखने को मिला। हमने इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हमें झेलना पड़ा। यूएसए और कनाडा जो कंट्रीज़ हमें पहले मदद कर रही थी, हमें हमारे सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रही थी, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। इंडिया के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक झटका लगा। ओके, इसके साथ ही 1974 में इंडिया के पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करने के साथ ही एक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ से। एक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया? सबसे पहले तो एक लंदन सप्लाई ग्रुप की स्थापना की, LSG लंदन सप्लाई ग्रुप की स्थापना की। ये लंदन सप्लाई ग्रुप की स्थापना डायरेक्टली इस टेस्ट का ही प्रभाव था। 1974 के हमारे टेस्ट का ही प्रभाव था लंदन सप्लायर ग्रुप की स्थापना करना। जिस तरह से 1964 में जब चाइना ने टेस्ट किया तो उस टेस्ट का प्रभाव था NPT का आना, उसी तरह से 1974 में जब हमने टेस्ट किया तो इस टेस्ट का प्रभाव था लंदन सप्लायर ग्रुप का बनना। ये लंदन सप्लाई ग्रुप क्या है? एक ग्रुप बना उन कंट्रीज का जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल है। इन कंट्रीज का एक ग्रुप बना और ये ग्रुप का डिसीजन ये था कि ये अपने टेक्नोलॉजी और अपने फ्यूल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया जैसे कंट्री को अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम बनकर तैयार हो गया। वैसे कंट्रीज का जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और न्यूक्लियर फ्यूल है, इस ऐसे कंट्रीज का एक ग्रुप बना और इन्होंने अपने एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की बात की। इन्होंने कहा कि अब जो है हम अपने टेक्नोलॉजी, अपने न्यूक्लियर फ्यूल को एक्सपोर्ट करने से पहले बहुत बार सोचेंगे और जिस भी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में हम जाकर देखेंगे कि हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल का वो क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये जो LSG है, यही LSG बाद में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बन जाएगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपको शायद पता होगा, आज इंडिया इसी ग्रुप में एंट्री पाने की कोशिश कर रहा है, इसी ग्रुप का मेंबरशिप पाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बना ही इसलिए था ताकि इंडिया को रोका जा सके, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जा सके। ओके,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था, एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था पोखरान वन का। जो पोखरान वन के बाद और भी कई बदलाव आए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चेंज आया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर थ्रेट की तरह इमर्ज होने लगा इंडिया के सामने। पाकिस्तान, चाइना थ्रेट तो अवेलेबल था ही, चाइना थ्रेट तो मौजूद था ही, चाइना की तरफ से एक थ्रेट था ही, धीरे धीरे अब पाकिस्तान की तरफ से भी हमें एक न्यूक्लियर थ्रेट इमर्ज होने लगा। पाकिस्तान एक ओपन न्यूक्लियर स्टेट नहीं था चाइना की तरह, वो अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर नहीं किया था, उसने अभी तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए थे, लेकिन पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर थ्रेट की तरह इमर्ज होने लगा। कैसे, देखिए 1977 में पाकिस्तान मिलिट्री रूल में चला जाता है, जनरल जियाउल हक का शासन आ जाता है। जनरल जियाउल हक, पाकिस्तान मिलिट्री रूल में चला जाता है 1977 के बाद। मिलिट्री रूल में जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कंसर्न ये उत्पन्न होता है कि चाइना की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मिलिट्री के हाथों में चली जाती है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम वो मिलिट्री के हाथों में चली जाती है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों में अब नहीं थी, मिलिट्री के हाथों में चली गई। दूसरी बात कि यूएसए और चाइना, जो कि पाकिस्तान के क्लोज था, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये सपोर्ट कर रहे थे। भले ही पाकिस्तान अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहकर अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एम भी यही था, न्यूक्लियर वेपन बनाना। 1979 में यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है। 1979 में यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है, और इन्वेजन करने के अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है। और क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था, जैसे ही 1979 में यूएसएसआर अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है, यूएसए जो है पाकिस्तान को जो फंड दे रहा था उस फंडिंग में इंक्रीमेंट कर देता है। यूएसए अपने पाकिस्तानी फंडिंग में इंक्रीमेंट कर देता है ताकि वो यूएसएसआर को अफगानिस्तान में काउंटर कर सके। इसीलिए यूएस जो है अपने फंडिंग को इंक्रीज कर देता है, और ये सूचना मिलने लगती है कि पाकिस्तान जो है यूएस के इस फंड को ट्रांसफर कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर, अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की ओर। फंड कहाँ से आ रहा है पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रन करने का? यूएस फंडिंग को, यूएस जो पाकिस्तान को फंड कर रहा है ताकि वो यूएसएसआर, सोवियत रशिया को वो काउंटर कर सके अफगानिस्तान में। यूएस के इस फंडिंग का पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को प्रमोट करने में यूज कर रही है, ये भी रिपोर्ट सामने आती है। फिर 1998 में यूएस के कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के द्वारा ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन डिजाइन जो है वो मिल चुका है। तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी, ये इंडिया के लिए ये ठीक नहीं थी, इंडिया के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं थी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस फेज का, वो ये था कि एक ग्लोबल अनसपोर्टिव ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर क्रिएट हो चुका था। इन द फॉर्म ऑफ एनपीटी के फॉर्म में, एनएसजी के फॉर्म में एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर क्रिएट हो चुका था। और ऐसा लग रहा था कि इस ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को सिर्फ इसलिए ही बनाया गया है ताकि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से प्रिवेंट किया जा सके। सिर्फ इसलिए ही इस ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की स्थापना की गई है। एनपीटी आ चुका था। एनपीटी का मेन मकसद यही था कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से रोका जाए। एनएसजी का भी टारगेट यही था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल है, उसके एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाए ताकि इंडिया जैसे कंट्री तक जो न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो नहीं पहुंच सके। उसके बाद 1995 में एनपीटी को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। 1995 में एनपीटी एक्सपायर कर रही थी, लेकिन 1995 में एनपीटी को इनफिनिटली एक्सटेंड कर दिया गया था। अब कोई एंड नहीं था एनपीटी का, एनपीटी अब हमेशा के लिए थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण था। उसके बाद 1996 में एक और ट्रीटी आती है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रस्ट बैंड ट्रीटी, और इंडिया को फोर्स किया जाता है कि इस ट्रीटी पर इंडिया साइन कर ले। अगर इस ट्रीटी पर इंडिया साइन कर लेता तो न्यूक्लियर टेस्ट करने का इंडिया का जो प्लान था या सपना था वो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो आप देख रहे हैं कि इस फेज में एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इमर्ज करके आ रहा है, और इस ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर का एम बस यही था कि इंडिया
जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि न्यूक्लियर केपेबल हैं, उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए। एनपीटी, सीटीबीटी, इन सारे ट्रीटीज़ का, इन सारे एनएसजी जैसे ग्रुप का यही एम था, यही टारगेट था। उसके बाद 1990 में कोल्ड वॉर के एंड होने के साथ ही जो एक कंट्री था जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर, वो भी अब समाप्त हो चुका था। यूएसएसआर के डिमाइस के बाद अब इंडिया किसी के ऊपर रिलाई भी नहीं कर सकता था। अब दुनिया जो है अब यूनिपोलर में बदल गई। अभी सिर्फ यूएसए का वर्चस्व है। दुनिया जो है वो यूनिपोलर में बदल गई। यूएसए का वर्चस्व है। यूएसए के फोर्स को, यूएसए के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए अब इंडिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि अब इंडिया यूएसएसआर की तरफ चले जाए और एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो सके, नहीं। तो इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए फाइनली इंडिया डिसाइड करता है, अपने थर्ड फेज में एंटर करते हुए इंडिया डिसाइड करता है कि नहीं, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक न्यूक्लियर टेस्ट करना अब ज़रूरी है। न्यूक्लियर टेस्ट करना ज़रूरी है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना ज़रूरी है। ओके, तो 1998 में हमारे परसेप्शन में बदलाव आता है जब एक नेशनलिस्ट राइट विंग पार्टी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है 1998 में। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये क्लियरली लिख दिया था कि वो चाहता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीजेपी की जो एंसेस्टर पार्टी थी, जनसंघ, वही पार्टी थी, वही इंडिया की पहली पार्टी थी जिसने 1962 में न्यूक्लियर वेपन की मांग रखी थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने। तो 1998 में जैसे ही बीजेपी पावर में आती है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इंडिया जो है अब इस न्यूक्लियर क्वेश्चन को और अपने इस न्यूक्लियर ऑप्शन को, न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऑप्शन को सीरियसली लेने वाला है। ओके, जो उस वक्त के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उन्होंने जो ये ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की मैंने आपको अभी बात की, उसको ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को न्यूक्लियर अपार्थाइड करके संबोधित करते थे। न्यूक्लियर अपार्थाइड कहने का मतलब यही है कि ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है ये दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। न्यूक्लियर हैव्स दैट मीन्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और न्यूक्लियर हैव नॉट्स, इंडिया जैसे कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और हमेशा अगर ये जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटी, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम है, इसमें हमेशा यही होगा कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो उन कंट्रीज़ को डोमिनेट करेंगे, थ्रेटन करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो इंडिया ये डिसाइड करता है कि नहीं, अब ये समय आ चुका है कि अब न्यूक्लियर टेस्ट करना है। इंडिया को पता था कि अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे। लेकिन 1991 में इंडिया ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी, उसके वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा था, और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से इंडिया ये ऑप्शन और ये डिसीजन लेने के लिए तैयार था, सक्षम था। इंडिया ने कहा कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को झेल सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाती है इस टेस्ट के बाद, तो इन इकोनॉमिक सैंक्शंस को इंडिया जो है फेस कर सकता है। तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया 1998 में कि हाँ, अब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना है। 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया गया 11th और 13th में। ये 2 दिन थे। 5 न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया गया। पहला दिन 3 न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया गया, दूसरे दिन 2 न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया गया। ऑपरेशन शक्ति, इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। ओके, और इंडिया 5 न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट करने के साथ ही अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह घोषित करता है। ओके, इंडिया के 5 न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान इसी महीने मई के महीने में ही 20 और 30 मई को चिगाई हिल्स में 6 न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किए, पाकिस्तान चिगाई हिल जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ पे 6 न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इंडिया के 5 न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किया, और 1 महीने के भीतर ही साउथ एशिया के रीजन में 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट उभर कर सामने आ गए, इंडिया और पाकिस्तान।
ओके, गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को डिफेंड किया, न्यूक्लियर टेस्ट करने के अपने डिसीजन को डिफेंड किया। गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि हमने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, क्योंकि हमने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है, तो हमारा ये जो डिसीजन है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का, ये जो डिसीजन है ये किसी भी ट्रीटी या किसी भी कन्वेंशन को वायोलेट नहीं करता है। ओके, फिर इंडिया ने ये भी कहा कि इंडिया ने आज तक इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, एक 1974 में और 5 1998 में। और ये जो 6 न्यूक्लियर टेस्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा 2000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट के सामने कुछ नहीं है। दैट मीन्स 1945 के बाद ये जो P5 कंट्रीज है, इनमें USA, USSR, UK, फ्रांस और चाइना, इन्होंने 1945 के बाद 2000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। ओके, तो इंडिया ने कहा कि इन 2000 न्यूक्लियर टेस्ट के सामने हमारा ये जो 6 न्यूक्लियर टेस्ट है वो कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को डिफेंड करते हुए उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को एक लेटर लिखते हैं, और उस लेटर में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ये कहते हैं कि इंडिया ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए ही इस न्यूक्लियर टेस्ट को किया। वहाँ पे वाजपेयी जी जो है वो चाइना थ्रेट का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नेबर में एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसके साथ हम 1962 में वॉर कर चुके हैं, और इसलिए अपने न्यूक्लियर सिक्योरिटी को अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ओके, तो ये था पूरी प्रक्रिया 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, अभी इस न्यूक्लियर टेस्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इंडिया को झेलना पड़ा। एक यूएन रेजोल्यूशन लाया गया, यूएन रेजोल्यूशन 1172, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, और इंडिया को इस रेजोल्यूशन के द्वारा ये कहा गया कि जल्द से जल्द इंडिया जो है एनपीटी को साइन करें। ओके, मैं आपको बता दूं इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम जो है वो चाइना ने किया था। ओके, लेकिन चाइना, भले ही हमने चाइना को एक रीज़न बताते हुए इस न्यूक्लियर टेस्ट को किया था, चाइना ने इस टेस्ट से माइल्डली रिएक्ट किया। ओके, लेकिन ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट से ये बात तो समझ में आ गई कि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लेवल क्या है, ये समझ में आ गई। इंडिया केपेबल है न्यूक्लियर एनर्जी को, एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में इंडिया केपेबल है, ये बात समझ में आ गई थी। ओके, इंडिया जो है वो अब अपने सिक्योरिटी की गारंटी खुद ले सकता था, और इस न्यूक्लियर टेस्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव ये पड़ा कि इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियर टेस्ट से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट कैसे हुई? इम्प्रूवमेंट हुई, इंडिया ने यूएसए को अपना स्टैंड, अपना जो पोजीशन है वो समझाने की कोशिश की। इंडिया और यूएस के बीच लगभग 8 महीनों तक एक लंबी डायलॉग चली। अभी तक की ये सबसे लंबी डायलॉग थी, सबसे लंबी वार्ता थी इंडिया और यूएस के बीच में। फिर जब यूएसए में 2001 में जब यूएसए में बुश एडमिनिस्ट्रेशन आता है, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन जब हटता है और उसकी जगह पे बुश एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद 2001 में जो 9/11 का अटैक होता है, सितंबर 11 का जो अटैक 2001 में 9/11 का जो अटैक होता है यूएसए के ऊपर, फिर इंडिया के ऊपर जो पार्लियामेंट में अटैक होता है, ये जो 2 टेररिस्ट एक्टिविटी थी, इन 2 टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से इंडिया और यूएस एक दूसरे के और करीब आते हैं। ओके, इंडिया और यूएस के बीच 8 महीने का एक लंबा डायलॉग चलता है, जहां इंडिया यूएस को समझाने की कोशिश करता है कि क्यों इंडिया ने ये डिसीजन लिया, और इसके वजह से सेकेंड पोखरान टेस्ट की वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशन में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ओके, तो ये था इंडिया का न्यूक्लियर हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस से लेकर 1998 तक ही हम समझेंगे। ओके, 1998 के बाद हम आगे देखेंगे, अभी हम यहीं तक समझते हैं। ये था इंडिया का न्यूक्लियर हिस्ट्री। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।